यस स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। द्रवों का वाष्प दबाव क्या होता है। तो द्रवों के विषय में आपको पता है कि अगर कोई एक आपके पास एक कंटेनर है और ये बंद पात्र में हमने लिक्विड को लिया है और इसको किसी टेम्परेचर पे जब आप इसको हीट करेंगे तो द्रव की सतह से कुछ इसके मॉलिक्यूल्स जो है वाष्पित होंगे। वाष्पित होकर के कुछ तो वाष्पित हो जाएंगे और कुछ जो है इसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं पुनः वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और यह क्रिया लगातार चलती रहती है द्रवण की और वाष्पन की। तो जैसे आपको हमने यहाँ बताया है द्रव है, द्रव का वाष्पन जब होगा तो ये वाष्प में चेंज होगा, फिर वाष्प का जब द्रवण होगा तो वो द्रव में चेंज हो जाता है। तो किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था, जब साम्य अवस्था हो जाती है, इसकी दोनों का वेग जब बराबर हो जाता है तो उसी को हम साम्य अवस्था कहते हैं। तो स्थिर ताप पर, किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का जो दाब है वो क्या कहलाता है, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब इस वाष्प दाब के आधार पे हम एक नया नियम पढ़ेंगे। सेकंड, पहला आपने हेनरी का नियम पढ़ा था, अब यहाँ सेकंड आपका चलेगा। नेक्स्ट राउल्ट्स लॉ, इससे हमें पढ़ना है। नेक्स्ट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम तो अब है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट के नियम में पहला इसका नियम जो है राउल्ट्स का, वो क्या है, राउल्ट लॉज फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स मीन्स होता है वाष्पशील, ठीक है, वाष्पशील द्रवों के लिए, वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम वाष्पशील द्रव मीन्स जो ऐसे द्रव जो वाष्पीकृत होते हैं उनके लिए राउल्ट्स का नियम क्या है, इससे हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दें कि अगर आपके पास दो कंटेनर हैं और दोनों कंटेनर में आपने क्या है, लिक्विड रखा है इस प्रकार से, और प्लस एक कंटेनर और है, ये लिक्विड है, दो लिक्विड हैं, ये आपका लिक्विड, इसे लिक्विड ए मान लीजिए और इसे लिक्विड बी। तो ये क्या होगा, वाष्पीकृत होगा, ये भी वाष्पीकृत होगा, लिक्विड ए और लिक्विड बी। और इन दोनों लिक्विड्स को आपस में आपने मिला दिया और एक सॉल्यूशन बना दिया
तो जब ये सॉल्यूशन बन गया आपका, तो इसमें लिक्विड ए और लिक्विड बी ये दोनों इसमें शामिल हैं। ये सॉल्यूशन है, दो लिक्विड को आपने मिक्स किया, एक सॉल्यूशन बनाया, और दोनों ही जो लिक्विड हैं वो क्या है, वाष्पशील हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। और यहाँ पर हम मान सकते हैं कि लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर वो सपोज दैट क्या है, P1 नॉट है, ठीक है। और इसका जो वेपर प्रेशर है वो P2 नॉट है। और ये जो P1 नॉट है ये केवल लिक्विड फर्स्ट का है, लिक्विड ए का है, और इसे ए कर लीजिए, ए और बी, 1 और 2 नहीं, ए और बी, ठीक है। P नॉट ए लिक्विड ए का वेपर प्रेशर, P नॉट बी लिक्विड बी का वेपर प्रेशर है। अब जब सॉल्यूशन की बात आ रही है तो सॉल्यूशन में दोनों लिक्विड ए और बी शामिल हैं। तो यहाँ पर ए अपना अलग से वेपर प्रेशर लगाएगा, बी अपना अलग से वेपर प्रेशर लगाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ जो पी ए है ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन, विलियन में, ये ध्यान दीजिए आप लोग, विलियन में वेपर प्रेशर लिक्विड ए का क्या है, पी ए है, और पी बी आपका हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन। ठीक हो गया। तो फिर से आप इसे समझ लें, राउल्ट का नियम है, और इसमें हम पहला नियम पढ़ रहे हैं राउल्ट का। वाष्पशील द्रवों के लिए, वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए, ऐसे द्रव जो क्या हो, वाष्पशील हो। तो इसमें दो द्रव लिया आपने, क्योंकि आपको पता है कि राउल्ट का जो नियम है वो लिक्विड प्लस लिक्विड के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर आपने दो लिक्विड ले लिए, लिक्विड ए और लिक्विड बी। ये केवल लिक्विड ए है, ये केवल लिक्विड बी है। तो लिक्विड ए का वेपर प्रेशर आपने पी नॉट ए, और लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट बी आपने मान लिया। दोनों को मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया आपने। अब इस सॉल्यूशन में लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों शामिल हैं, इसलिए लिक्विड ए भी अपना वेपर प्रेशर लगाएगा और लिक्विड बी भी प्रेशर लगाएगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन विलियन में। विलियन में लिक्विड ए का वाष्प दाब क्या है, पी ए है, और विलियन बी में पी बी क्या है, वाष्प दाब है लिक्विड बी का। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस सॉल्यूशन में किसकी मात्रा अधिक है, क्या लिक्विड ए की या लिक्विड बी की, तो इसके लिए हम कैसे आइडिया लगाएंगे, कैसे हम बताएंगे कि हाँ इसमें लिक्विड ए अधिक है या लिक्विड बी अधिक है। तो इसके लिए एक टर्म का यूज होता है जो कि क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन। तो आपको पता है कि जिसका मोल फ्रैक्शन अधिक होगा वह उस विलियन में क्या है, अधिक मात्रा में होगा, और जिसका मोल फ्रैक्शन कम होगा वो उस विलियन में कम मात्रा में होगा। तो मोल फ्रैक्शन में आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन जिसका अधिक होगा उसकी मात्रा अधिक होगी। तो आप यहाँ मान लें कि एक्स ए जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फर्स्ट,
लिक्विड ए का, और एक्स बी जो है ये मोल फ्रैक्शन है किसका, लिक्विड बी का। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है अब इसमें, ठीक है, अब इसमें हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी भी विलयन में जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो क्या है, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब वाष्प दाब बढ़ेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एक्स ए के होगा, और पी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स बी के होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल हटता है तो एनी कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर पी ए इक्वल, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पी ए नॉट। तो पी ए नॉट आपको पता है क्या है, पी ए नॉट लिक्विड फर्स्ट का वेपर प्रेशर है, ठीक है, केवल लिक्विड फर्स्ट का। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट ए, और ऐसे ही पी भी आपका हो जाएगा, हाँ एक मिनट, यहाँ एक्स ए हो जाएगा, और पी बी का मान आ जाएगा पी नॉट बी और एक्स बी, ठीक है। वाष्प दाब जो है मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट कौन होगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी। पी नॉट ए आपका लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है, और पी नॉट बी आपका लिक्विड बी का वेपर प्रेशर है। अब यहाँ से हम पी टोटल निकाल सकते हैं, जो कुल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा, और पी टोटल आ जाएगा कितना, पी ए मीन्स पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये आपका टोटल प्रेशर है। और यहाँ आपको ये याद होना चाहिए कि एक्स ए प्लस एक्स बी, अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें दो चीज़ें हैं तो उन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो एक के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका राउल्ट का नियम अगर परिभाषित करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि कोई दो वाष्पशील द्रव अगर है तो किसी दो वाष्पशील द्रवों का जो वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो इस सेंटेंस को हम लिखते हैं। तो अब हम राउल्ट का नियम डिफाइन करेंगे। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब या वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब लिखेंगे इसको, आंशिक वाष्प दाब उस घटक के विलयन
में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये आपका राउल्ट का नियम है। अब इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं। राउल्ट का नियम जो है आप पढ़ चुके हैं। अब इस पर आधारित एक स्पेशल इसका एक ग्राफ है। तो राउल्ट के नियम का हम एक ग्राफ देखेंगे। तो अब हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इन दोनों के बीच हमें ग्राफ देखना है। ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन और वाष्प दाब के बीच हम ग्राफ देखेंगे किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ को समझेंगे। तो अब हम ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ देखिए, इस पॉइंट पर हमने यहाँ पर x अक्ष में मोल फ्रैक्शन लिया है और y अक्ष पे हमने वेपर प्रेशर लिया है। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि x इक्वल 1 है और x भी इक्वल 0 है। अभी हमने आपको बताया था कि दो कंटेनर हैं, एक में आपका लिक्विड A है, दूसरे में आपका B है। ये दोनों आपके आपस में मिल रहे हैं, तो A प्लस B दोनों इसमें है। और इसका हमने वेपर प्रेशर माना था PA0 और इसका PB0, और यहाँ पर P1, PA और PB दोनों का अलग अलग आपने माना था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, हम विलयन की बात कर रहे हैं। विलयन में जो मोल फ्रैक्शन है और वाष्प दाब है, उनके बीच हमें ग्राफ दिखाना है। तो XA इक्वल 1, XB इक्वल 0। आपको पता है कि XA प्लस XB का मतलब क्या होता है, इन दोनों का सम कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर XB 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर XA बराबर 1 है। अर्थात इस कंडीशन में केवल क्या है, लिक्विड पहला वाला है, लिक्विड A। ये वाला लिक्विड जो है यहाँ पर है, लिक्विड B इसमें शामिल नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 से कहाँ जाएगा, 0 हो गया XA का मान, और XB यहाँ पर 0 है तो ये बढ़ते बढ़ते XB कहाँ गया, 1। मोल फ्रैक्शन इसका बढ़ रहा है, XB का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि XA का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपको पता है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X के होता है। P बढ़ेगा तो X भी बढ़ेगा, P कम होगा तो X भी कम होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जब XA बराबर 1 है तो इसका जो वेपर प्रेशर है P0A है, जो कि ऊपर इस पॉइंट पे है। तो जैसे जैसे हम XA जो A का मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, 0 तक जा रहा है, घट रहा है, तो वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। और कहाँ तक जाएगा आपका, ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 0, XB यहाँ पर 0 है, तो 0 से क्या हो रहा है, 1 तक जा रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो है P0A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
किसके है, एक्स ए के है, और ये जो ग्राफ है आपका पी वी नॉट इज़ प्रोपोर्शनल टू किसके, एक्स बी के। तो ये क्लियर हुआ। और इन दोनों को जब आप मिलाएंगे, इन दोनों लाइंस को, तो ये आपका पी टोटल हो जाएगा, पी टोटल। तो दिस इक्वल पी टोटल बराबर आपका पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच ग्राफ है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ राउल्ट के नियम से। और ये आदर्श विलयन के लिए कहलाता है, आदर्श विलयन के लिए ही लागू होता है। तो ये वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट्स का नियम है। इनके बीच आपको हमने ग्राफ समझा दिया किस तरीके से। अब हम नेक्स्ट, और यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको हम आदर्श। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स, मीन्स अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। इससे पहले आपने जो पढ़ा वो वाष्पशील द्रवों के लिए था, और ये अवाष्पशील द्रवों के लिए नियम है राउल्ट का। तो इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ जाननी होगी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन मीन्स कमी। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है कि विलायक के वाष्प दाब के अवनमन, अगर कोई विलायक पदार्थ है आपके पास तो उस विलायक के वाष्प दाब में जो कमी हो रही है तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम जरा सूत्र से समझेंगे। तो अगर हम यहाँ फार्मूले की बात करें कि फार्मूला क्या होगा इसका, तो हम मान सकते हैं कि माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, पी है, तथा विलयन का जो वाष्प दाब है वो पी एस है। तब विलायक का वाष्प दाब का जो अवनमन होगा P माइनस पी एस होगा, और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P माइनस पी एस बटे P। अब हम राउल्ट का नियम देखेंगे इसमें कि इसके अनुसार राउल्ट्स का नियम क्या है, राउल्ट्स लॉ। तो हम ये कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के
मोल प्रभाज के विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विलयन का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? P माइनस पी एस है डिवाइड बाई P। तो ये किसके बराबर है? विलेय के मोल प्रभाज के, विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात आप इसको n बाई n प्लस n कह सकते हैं, जहाँ n क्या है आपका? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N आपका क्या है? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। तो ये आपका राउल्ट का नियम है। अब इसके बाद हम इसके कुछ लिमिटेशंस पढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, इसकी जो सीमाएं हैं, तो इसमें पहला हम कहेंगे क्या कि यह नियम केवल अति तनु विलयनों पर लागू होता है। पहली इसकी जो लिमिटेशन है, लागू होता है। सेकेंड, यह नियम केवल स्थिर ताप पर लागू होता है। मतलब इस नियम के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, केवल स्थिर ताप पर लागू होता है। और इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ताप परिवर्तन जब हम करते हैं, क्योंकि ताप परिवर्तन, आप लोग इसको देख नहीं पाए इसलिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ इसको।